एपिसोड 6। समीर की स्कूल लाइफ। यहाँ हॉस्पिटल में समीर समीरा के पास आ रहा था। समीरा के वार्ड में अली पहले से ही था। समीर अली को देखते हुए कहता है, अरे अली, ये माहिरा कहाँ है? अली कहता है, समीर, माहिरा बाहर टहलने गई है। समीर हंसते हुए कहता है, ठीक है, वो बैठे बैठे थक गई होगी। अली माहिरा पर शक करते हुए कहता है, समीर, तुम्हें माहिरा कुछ बदली हुई नहीं लग रही। समीर कहता है, हाँ, लग तो रही है। यहाँ दूसरी ओर माहिरा उस किताब को खोलते हुए कहती है, ये किताब को देखकर लगता है कि ये किताब समीर की होगी। पर माहिरा जैसे ही किताब का पहला पन्ना हटाती है तो देखती है कि उस किताब के पन्ने पर आबिद लिखा हुआ था। माहिरा सोचते हुए कहती है, आबिद, कौन आबिद? माहिरा दूसरा पन्ना पलटती है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, वो आ रही है, जल्द आ रही है, तुम्हें उसे ढूंढना नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। किताब के पन्ने पर बस वही लाइन लिखी हुई थी। माहिरा दूसरा पन्ना पलटते हुए कहती है, क्या मतलब ढूंढना नहीं है, और हम तो 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं। माहिरा कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे अब समीर को सब सच बताना होगा। माहिरा अपनी स्कूटी लेकर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। यहाँ हॉस्पिटल में समीरा अपने भाई की टांग खींचते हुए बोली, भाई, क्या आपके कॉलेज में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? समीर अपनी बहन को हंसते हुए जवाब देता है, समीरा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? समीरा शर्माते हुए कहती है, भाई, आप मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, तो फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? समीरा तिरछी नजर करते हुए बोली, वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, आप बस बात को घुमा रहे हैं। समीर कहता है, अरे नहीं समीरा, वो बात नहीं है। समीरा कहती है, वो बात नहीं है तो क्या है? आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। समीर थोड़ा उदास होते हुए बोला, कॉलेज में नहीं, पर जब मैं 12वीं क्लास में था तब मेरी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, माहिरा जैसी। समीरा समीर को टोकते हुए कहती है, मैंने आपसे आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा और आप मुझे अपनी अच्छी दोस्त के बारे में बता रहे हैं। समीर कहता है, अरे यार समीरा, तुम मुझे पूरी बात तो कहने दो। समीरा कहती है, ठीक है भाई, आप बात जारी रखो। समीर कहता है, वो मेरे क्लास में। कहते हुए समीर अपनी यादों में चला जाता है। वो लड़की समीर के साथ की डेस्क पर बैठती थी। उसका नाम यास्मीन था। यास्मीन 6ठी क्लास से समीर के साथ थी। वो दोनों रोज एक साथ स्कूल जाते थे। तब वो समीर की एक अच्छी दोस्त थी। जब वो दोनों 12वीं क्लास में थे तब एक दिन क्लास के दौरान यास्मीन अपने डेस्क से गिर जाती है। ये पहली बार था जब उसे मानसिक दौरा आता है, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं। यास्मीन का पूरा शरीर हिल रहा था, जैसे उसने बिजली का तार छू लिया हो। उसके आसपास के सभी विद्यार्थी उससे दूर हो जाते हैं। समीर कुछ कर पाता उससे पहले क्लास टीचर अपना टिफिन खोलकर उसे प्याज सुंघा देती है। यास्मीन को करीब 10 मिनट बाद होश आता है। समीर उसे उठाते हुए कहता है, यास्मीन, ये क्या था? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं कहा? यास्मीन समीर से कहती है, अगर बता देती तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ देते। समीर उदास होकर कहता है, नहीं यास्मीन, वो बात नहीं है। तुम मुझे ये बात बता देती तो मुझे पहले से पता होता कि तुम्हें क्या होता है। समीर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त को कुछ हो। यास्मीन अपना सर पकड़ के कहती है, समीर, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। समीर यास्मीन की चिंता करते हुए कहता है, तुम क्लास टीचर से छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यास्मीन समीर की बात में हामी भरते हुए कहती है, ठीक है समीर, मैं क्लास टीचर से बात करती हूँ। यास्मीन क्लास टीचर के पास जाकर छुट्टी की बात करती है। क्लास टीचर यास्मीन की फिक्र करते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। अगर रास्ते में फिर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर तुम क्या करोगी? यास्मीन समीर की ओर इशारा करते हुए टीचर से कहती है, समीर मुझे घर छोड़ देगा, उसका घर मेरे घर के पास है। टीचर थोड़ा चिंता करते हुए कहती है, यास्मीन, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और को चुनना चाहिए, क्योंकि समीर एक लड़का है और मैं अपनी क्लास की किसी भी लड़की को खतरे में नहीं डालना चाहती। यास्मीन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समीर को 6ठी क्लास से जानती हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मुझे खतरा हो। टीचर यास्मीन को समीर के साथ जाने के लिए छुट्टी दे देती है। समीर और यास्मीन दोनों स्कूल से निकल जाते हैं। यास्मीन चलते हुए कहती है, समीर, तुम्हें पता है टीचर तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? समीर कहता है, क्या बोल रही थी टीचर? यास्मीन थोड़ा हंसते हुए कहती है, टीचर कह रही थी कि मुझे तुमसे खतरा हो सकता है। समीर चौंकते हुए कहता है, कैसा खतरा यास्मीन? यास्मीन शर्माते हुए कहती है, अरे वही। समीर कहता है, क्या वही? यास्मीन कहती है, समीर, तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। समीर भी थोड़ा शर्माते हुए कहता है,
अरे तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए यास्मीन के घर पहुंच गए थे। यास्मीन दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, समीर अंदर आ जाओ। समीर कुछ नहीं बोलता है और घर के अंदर चला जाता है। यास्मीन का घर कच्चा घर था। उसके घर की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी और छत पर नीले रंग का प्लास्टिक लगाया हुआ था। यास्मीन बहुत गरीब परिवार से थी। उसके घर में उसकी माँ और पापा के अलावा कोई नहीं था। उसके पापा कुछ काम नहीं करते थे। रोज शाम को दारू पीकर उसकी माँ को किसी न किसी बात पर पीटते थे। यास्मीन की माँ लोगों के घर जाकर काम करती थी, जिससे यास्मीन की पढ़ाई और घर चल पाता था। यास्मीन समीर को पानी का ग्लास देते हुए बोली, क्या हुआ समीर, तुम कुछ उदास लग रहे हो? समीर कहता है। यास्मीन, तुम इस घर में कैसे रह लेती हो? यास्मीन उदास होकर कहती है, अब तो मुझे इस सब की आदत हो चुकी है। समीर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो यास्मीन मैं चलता हूँ। यास्मीन समीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, समीर कुछ देर मेरे पास ही रहो। जब भी तुम मेरे पास रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बस कुछ देर मेरे साथ रहो। क्या पता हम कल मिले या ना मिले। समीर यास्मीन की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए समीर और कुछ देर वहीं रुक जाता है। यास्मीन समीर के पास बैठते हुए कहती है, समीर तुम्हें पता है सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? समीर कहता है, क्या बोलते होगे, यही ना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। यास्मीन ये सुनते ही शर्म से लाल हो जाती है। यास्मीन कहती है, तो तुम्हें इससे कोई तकलीफ नहीं कि लोग हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते हैं? समीर कहता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है नाम रखना। समीर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, तो फिर चलो यास्मीन मैं जाता हूँ। यास्मीन समीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, समीर प्लीज कुछ और देर मेरे लिए। समीर कहता है, यास्मीन मुझे जाना होगा, अभी मुझे मॉल में भी जाना है। समीर एक मॉल में पार्ट टाइम जॉब करता था, क्योंकि उसे अपना और अपनी बहन का खर्चा उसी से चलाना पड़ता था। इस समय समीर और समीरा एक किराए के मकान में रहते थे। समीर का मकान मालिक एक नेक और अच्छे दिल का इंसान था। समीर कभी कभी किराया देने में देरी करता था, फिर भी उसका मकान मालिक उसे कुछ नहीं बोलता था। समीर यास्मीन को बाएं बोलकर वहां से चला जाता है। रात होते ही समीर अपनी मॉल वाली जॉब से निकलते हुए मन ही मन कहता है, अरे मैं तो समीरा के लिए मिठाई लेना तो भूल ही गया। समीर अपनी साइकिल लेकर मिठाई वाले की दुकान पर रुकते हुए कहता है, समीरा को काजू कतली बहुत पसंद है। समीर दुकान से काजू कतली लेकर घर की ओर निकल जाता है। समीर अपने घर पहुंच गया था। समीर घर की घंटी बजाते हुए अपने जूते निकालने लग जाता है। समीरा दरवाजा खोलकर समीर से पूछने लग जाती है, मेरी काजू कतली, भाई आप मेरी काजू कतली लाए हैं? समीर समीरा से मस्ती करते हुए बोला, अरे यार तुम्हारी काजू कतली तो मैं भूल ही गया। समीर की ये बात सुनते ही समीरा समीर के मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोली, तो जाइए, पहले मेरी काजू कतली लेकर आइए, फिर ही घर के अंदर आना। समीर समीरा को समझाते हुए कहता है, अरे बाबा मैं तुम्हारी काजू कतली कैसे भूल सकता हूँ। ये सुनकर समीरा झट से दरवाजा खोल देती है। समीर के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर समीरा खुशी से उछलते हुए बोली, सच में भाई आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। समीर समीरा को हंसते हुए कहता है, अरे अब मुझे अंदर भी आने दो। समीरा कहती है, हाँ हाँ भाई आ जाइए। समीर और समीरा दोनों काजू कतली के मजे लेते हुए एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे थे। समीर समीरा को यास्मीन के बारे में कुछ नहीं बताता है। रात के 11 बज रहे थे। समीर और समीरा दोनों काफी देर से बातें कर रहे थे। समीर उबासी लेते हुए कहता है, तो ठीक है समीरा मैं सोने जा रहा हूँ। समीरा कहती है, ठीक है भाई आप जाइए सोने, मैं अभी थोड़ी देर और बैठूंगी। समीर समीरा को गुड नाइट कहकर अपने रूम की ओर चला जाता है। समीर अपने रूम के बेड पर लेटते हुए अपने आप से कहता है, आज तो कुछ अजीब ही हुआ, कहकर समीर सो जाता है। अगली सुबह समीर अपना नाश्ता करके समीरा को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाता है। समीर स्कूल पहुंचकर यास्मीन को ढूंढने लग जाता है, पर यास्मीन उसे कहीं नहीं मिली। उसने हर वो जगह छान मारी थी जहां जहां वो दोनों जाया करते थे, पर समीर को यास्मीन कहीं नहीं मिली। आखिर यास्मीन कहाँ चली गई है? क्या समीर उसे ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 7। वो फिर से लौट आया। समीर यास्मीन को हर जगह ढूंढ चुका था, पर यास्मीन उसे कहीं नहीं मिली। समीर अपने माथे पर से पसीना पोंछकर पास में रखी बेंच पर बैठते हुए अपने आप से कहता है, यास्मीन तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं।
यास्मीन के घर पर भी कोई नहीं था। उसके घर को देखकर लग रहा था कि वहां किसी ने तोड़ फोड़ की हो। यास्मीन के चले जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उसे कितना प्यार करता था। समीर अपनी यादों में से बाहर आते हुए कहता है, और तुम मुझसे पूछा करती थी ना कि मैं इतना उदास क्यों रहने लगा हूँ, क्योंकि यास्मीन के चले जाने के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगा था, और तब से लेकर आज तक यास्मीन कहाँ है मुझे नहीं पता। समीरा समीर को दिलासा देते हुए कहती है, भाई अगर आपका प्यार सच्चा है तो यास्मीन लौटेगी, जरूर लौटेगी। समीर हताश होकर कहता है, पर समीरा कैसे? उस बात को 5 साल हो गए हैं, वो नहीं लौटेगी। यहाँ दूसरी ओर वो लड़की अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। वो लड़की उसी गुफा की ओर जा रही थी जहाँ अली उस काले कपड़े वाले इंसान के पीछे आया था। गुफा मायावी थी। उस गुफा में हर कोई नहीं जा सकता। उस गुफा में जिसे बुलाया जाता है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। अगर कोई उस गुफा में बिना इजाजत के जाता था तो उसे एक जोर का झटका लगता था और वो व्यक्ति उस गुफा से दूर जाकर घिर जाता था। वो लड़की उस गुफा के बाहर खड़े होकर कहती है, गुरुजी मैं आ गई। आपने मुझे जो कहा था मैं वो करके आई हूँ। उस लड़की के इतना बोलते ही उस गुफा में हलचल होने लगी। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, वाह इस समय में भी मायावी चीजें होती है। कहकर वो लड़की अंदर चली जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में समीरा को छुट्टी दे दी गई थी। समीर एक ऑटो रोकते हुए कहता है, अली माहिरा को फोन करो, कहाँ है वो? तुम तो बोल रहे थे कि वो बाहर टहलने गई है। अली परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं कहाँ गई, मुझे तो उसने यही कहा था कि मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। अली माहिरा को फोन लगाते हुए बोला। माहिरा फोन नहीं उठा रही है। जैसे ही अली कहता है, समीर के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ जाती हैं। समीर समीरा को ऑटो में बिठाते हुए कहता है, चलो पहले घर चलते हैं, फिर देखेंगे माहिरा कहाँ है। समीर, अली और समीरा तीनों ऑटो में बैठकर घर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में समीर देखता है कि माहिरा अपनी स्कूटी लेकर उनके सामने वाले रास्ते से आ रही थी। समीर माहिरा को आवाज लगाते हुए कहता है, माहिरा। पर माहिरा का ध्यान समीर पर नहीं पड़ता है क्योंकि माहिरा के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। समीर एक और बार और जोर से चिल्लाते हुए बोला, माहिरा। इस बार माहिरा का ध्यान ऑटो में बैठे समीर पर पड़ता है। माहिरा अपनी स्कूटी को मोड़ देती है। माहिरा ऑटो के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर में वो सब लोग घर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, माहिरा परेशान होकर कहती है, समीर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समीर माहिरा को पानी का ग्लास देते हुए कहता है, माहिरा पहले पानी पी लो, फिर बताना जो तुम्हें बताना है। माहिरा फटाफट पानी पीकर अपने रूम की ओर चली जाती है। अली माहिरा को इस तरह भागते हुए देखकर कहता है, अरे यार इसे क्या हुआ? लगता है कोई बहुत ही जरूरी बात है। माहिरा अपने रूम का दरवाजा खोलती है और वो किताब ले आती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आबिद। समीर उस किताब को देखकर कहता है, ये किताब तुम कहाँ से लाई माहिरा? माहिरा के साथ जो हुआ वो सबको बताते हुए कहती है, लगता है कि कोई लड़की हमें ढूंढ रही है। समीर उस किताब की ओर इशारा करते हुए कहता है, पर हम इस किताब पर लिखे शब्दों को कैसे माने? ये तो कोई भी लिख सकता है। माहिरा समीर को समझाते हुए कहती है, पर समीर ये किताब इतनी बड़ी है और इसके सिर्फ एक ही पन्ने पर लिखा हुआ है, वो भी यही कि कोई लड़की हमें ढूंढ रही है। अली माहिरा को बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि लिखने वाले को ये कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। और जैसा कि माहिरा ने बताया कि ये किताब उसको पेंटिंग के नीचे वाली खुफिया जगह से मिली है। हो सकता है कि ये किताब जादुई हो। मैंने तो सुना भी है कि जादुई नगरी में हर चीज जादुई है। समीर अली को समझाते हुए कहता है, ठीक है, मान लिया कि ये किताब सही कह रही है, पर उसमें लिखा है कि वो लड़की हमें ढूंढेगी। हम उसे नहीं ढूंढेंगे और हमें तो उन लोगों को ढूंढना है। अली कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये किताब हमें चेतावनी दे रही है। अली के इतना कहने की ही देर थी कि उस किताब पर जहां आबिद लिखा हुआ था वहां पर दूसरे शब्द आने लग जाते हैं। उस किताब के फ्रंट पेज पर लिखा था, पूर्व संदेश। ये देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। समीर अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, क्या पूर्व संदेश? इसका मतलब ये किताब हमें चेतावनी दे रही है। समीरा उस किताब को बहुत ध्यान से देख रही थी। समीरा कुछ याद करते हुए कहती है, समीर भाई ये किताब आबिद चाचा की हो सकती है। समीर हैरान होते हुए कहता है, क्या आबिद चाचा? समीरा ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पक्का लगता है कि ये किताब आबिद चाचा की है? समीरा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, भाई इस किताब पर आबिद लिखा हुआ था। हाँ,
क्या हुआ? समीरा कहती है। पापा हमेशा कहा करते थे आबिद हमें बचा लेगा, आबिद हमें कुछ नहीं होने देगा। मैं कभी भी उनसे पूछती थी तो वो मुझे यही कहते थे, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये किताब आबिद चाचा ने पापा को दी होगी, क्योंकि ये किताब पापा के कमरे से मिली है। समीर को समीरा की बात में दम लगता है। समीर अली से सवाल करते हुए कहता है, अली, क्या ये किताब हमें उन 2 लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी? अली अपना सर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं समीर, पर इस किताब का मतलब समझ के मुझे नहीं लगता कि ये किताब हमारी उन 2 लोगों को ढूंढने में मदद करेगी। समीर नाराज होकर कहता है, तो फिर क्या ये किताब सिर्फ हमें चेतावनी देने के ही काम आएगी? अली समीर की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ, लग तो यही रहा है। समीरा अपनी बात रखते हुए कहती है, भाई क्यों ना हम उस पुरानी हवेली में जाए, क्या पता वहां से कुछ पता चले। समीर समीरा की बात में हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, हम लोग अभी उस हवेली में जाएंगे। शाम होने को थी। वो चारों खंडर हो चुकी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि उन लोगों से वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। अली हांफते हुए कहता है, अरे यार, ये दरवाजा तो टस से मस नहीं हो रहा। वो लोहे का दरवाजा करीब 10 फुट का होगा। वो लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए कई सारी चीजों से उस पर वार करते हैं, पर दरवाजे को जैसे कुछ भी ना हुआ हो। ये बात सोचने वाली थी कि हवेली की दीवार गिरने को थी, पर दरवाजा जैसे अभी भी लगाया हो। उन चारों लोगों के पीछे से आवाज आती है, क्या मैं मदद करूं? जब वो चारों पलटकर देखते हैं तो एक 20-21 साल का लड़का उनके पीछे खड़ा था। समीर उस लड़के से उसके बारे में पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का समीर से कहता है, ये सवाल तो मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ कि आप लोग मेरी जायदाद पर क्या कर रहे हो? समीर उस हवेली की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या ये हवेली तुम्हारी है? वो लड़का जवाब देता है, नहीं, ये हवेली मेरी नहीं है, मेरे पिता की थी। अली हंसते हुए कहता है, अरे तो बुद्धू, ये हवेली तुम्हारी ही हुई ना? वो लड़का गुस्से में लाल होकर बोला, तुम जबान संभाल के बात करो, एक तो मेरी जमीन पर खड़े हो और मुझे ही सुना रहे हो। समीर मामले को संभालते हुए कहता है, नहीं भाई, वो बात नहीं है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अली अपनी गलती मानते हुए समीर से बोला, समीर, तुम क्यों माफी मांग रहे हो भाई साहब? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समीर उस लड़के को उम्मीद की नजर से देखते हुए कहता है, क्या आप ये दरवाजा खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं? वो लड़का समीर के करीब आकर कहता है, पर तुम ही मेरी हवेली में क्या काम है? ये तो कई सालों से बंद है। समीर उस लड़के को प्रोफेसर वाली बात बता देता है। वो लड़का समीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, तो तुम हो वो, पर तुम्हारा नाम तो समीर है, उन्होंने तो कहा था कि जहर आएगा। समीर कुछ सोचते हुए कहता है, जहर? ये जहर कौन है? वो लड़का अपनी बात बताते हुए कहता है, मुझे उमर चाचा ने कहा था कि जहर आएगा तो उसे हवेली की एक सैर करा देना। समीर चौंकते हुए कहता है, उमर चाचा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो लड़का समीर को उमर चाचा के बारे में बताते हुए कहता है, जब से उमर चाचा पर आरोप लगा था तब से। उमर चाचा कोई मामूली इंसान नहीं है, उन पर काला जादू करने का आरोप लगा था जो कि झूठा है। मैं उन्हें अपने बचपन से देख रहा हूँ, वो ऐसी दिव्य शक्तियों को हासिल करते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। वो लड़का कहते हुए अपनी याद में चला जाता है। उमर अपने घर की खटिया पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी एक आदमी उसके घर का दरवाजा पीटते हुए बोला, सरपंच जी दरवाजा खोलिए। वो व्यक्ति इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था कि अगर जल्द ही दरवाजा नहीं खोला तो वो व्यक्ति दरवाजा तोड़ देगा। उमर अपने घर में अकेला ही था। उमर दरवाजा खोलते हुए कहता है, क्या भाई, अब क्या दरवाजा तोड़ दोगे? दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके हाथ से खून बह रहा था। वो व्यक्ति उमर को झंझोड़ते हुए कहता है, सरपंच जी, वो फिर से आ गया है, उसने कई लोगों को घायल कर दिया है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो सबको मार डालेगा। आखिर कौन है जो गांव वालों को जान से मारना चाहता है? उमर क्या करेगा? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 8, नब्बीपुर जाना होगा। उमर कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। उमर उस व्यक्ति के साथ गांव की ओर चला जाता है। उमर गांव के चौराहे पर देखता है कि एक आदमी लोगों को हवा में उछाल रहा था। उस आदमी के सर पर खून सवार था। वो आदमी हवा में तैर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो आज किसी को नहीं छोड़ेगा। एक एक करके वो आदमी हर एक को उछाल रहा था। वो आदमी इतना निर्दयी था कि बूढ़े और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा था।
उमर उसके पास जाकर कहता है, तुम फिर से आ गए, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से दूर कर दूंगा। वो आदमी अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, तू तू मुझे मारेगा, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। कहते हुए वो आदमी उमर की ओर बढ़ता है। उमर उसे देखकर थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि इस बार उस आदमी की आंखों में उसे उसकी मौत दिख रही थी। उमर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। उमर के हाथ से एक सफेद कलर की रोशनी निकलती है। वो रोशनी उस आदमी की आंखों में जलन कर देती है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, उमर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो आदमी भी अपनी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल करके उमर को घायल कर देता है। उमर करड़ाते हुए कहता है, इसकी शक्तियां पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। उमर अपनी कमर से एक खंजर निकालते हुए कहता है, अब तू नहीं बच पाएगा, इस खंजर का एक वार और तू खत्म। कहकर उमर खंजर उस आदमी की ओर फेंक देता है। वो आदमी खंजर के वार से बचते हुए कहता है, तू मुझे एक मामूली खंजर से मारेगा। उमर हंसते हुए कहता है, जरा पीछे तो देख। वो आदमी जैसे ही पीछे देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो खंजर निशाना चुका नहीं था, बल्कि एक खंजर से 10 खंजर में बदल जाता है। वो 10 खंजर उस आदमी की ओर बढ़ने लगे। उस आदमी के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो 10 के 10 खंजर उस आदमी के शरीर में घुस जाते हैं। वो आदमी कराहते हुए कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, मैं फिर लौटूंगा एक नया शरीर लेकर। मेरा नाम अजीज है अजीज, मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। कहकर अजीज उस आदमी के शरीर से निकल जाता है। उमर काफी घायल हो चुका था। लड़ाई के बाद मानो उमर के शरीर में जान ही ना हो। वो आदमी जो उमर को बुलाने आया था, वो उसे उठाते हुए कहता है, सरपंच जी आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उमर ने अपना एक हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा था, क्योंकि अब उमर कमजोर हो चुका था। वो आदमी उमर को उसके घर छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो आदमी अपने घर में दाखिल होते हुए कहता है, शालिनी, पानी देना जरा। शालिनी उसकी बीवी थी, जो इस माहौल से डरी हुई थी। शालिनी की नजर जब अपने पति के हाथ पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है। शालिनी घबराते हुए कहती है, ए जी, ये चोट कैसे लगी आपके हाथ पर? वो आदमी अपनी चोट पर मलहम लगाते हुए कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं, वो लोगों को बचाते हुए लगी थी। तुम ये सब छोड़ो, आशीष कहाँ है? आशीष उसका बेटा था, जो कि अंदर वाले कमरे में था। शालिनी अपने दाहिने और इशारा करते हुए कहती है, जी वो आशीष अंदर वाले कमरे में है, वो आदमी ठीक है। कहकर सोने चला जाता है। आशीष अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए कहता है, उसके 2 महीने बाद अजीज फिर से लौटा, एक नए शरीर के साथ, और उसने मेरे माता पिता को मार डाला, क्योंकि मेरे पिता ने उमर चाचा को बुलाया था, और तब से मैं उमर चाचा के साथ रहता हूँ। कहते हुए आशीष रो पड़ा। समीर उसे शांत करते हुए बोला, आशीष तुम फिक्र मत करो, हमारा दुश्मन भी अजीज ही है, उसने मुझे भी चेतावनी दी है। मैं तुम्हारे माता पिता का बदला उससे लेकर रहूंगा, उसे अब मरना होगा। यहाँ दूसरी ओर वो लड़की गुफा में जा चुकी थी। गुफा में हमेशा की तरह अंधेरा था। वो लड़की गुरु के आगे बैठते हुए बोली, गुरुजी, आपने मुझे जो कहा था वो मैंने कर दिया। मैं उसे बताकर आई हूँ कि वो लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं। गुरु अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, बहुत खूब, मुझे पता था कि तुम ही हो जो मेरा काम अच्छे से करेगी। गुरु अपने झोले में से एक चीज निकालकर लड़की की तरफ फेंकते हुए बोला, बस अब ये एक काम मेरा तू कर दे, फिर मैं तुझे वो सारी चीजें दूंगा जो तुझे चाहिए। कहकर वो गुरु अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। यहाँ दूसरी ओर इन सब चीजों से अनजान समीर और उसके दोस्त समीर के घर आ चुके थे। रात भी हो चुकी थी, इसलिए सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम की ओर चल पड़े। तभी माहिरा समीर को रोकते हुए बोली, समीर, क्या मैं समीरा के रूम में सो जाऊं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। समीर कहता है, ठीक है माहिरा, तुम समीरा के साथ सो जाओ। माहिरा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए समीरा के रूम की ओर चल पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। समीरा अपने हाथ पैर हवा में मार रही थी। ये देखकर माहिरा डर जाती है। माहिरा डरते हुए कहती है, समीरा, समीरा तुम्हें क्या हो रहा है? समीरा कुछ जवाब नहीं देती है। माहिरा जल्दी से समीर के कमरे की ओर जाते हुए बोली, मुझे समीर को बुलाना होगा। माहिरा समीर के कमरे में जाकर समीर को उठाते हुए बोली, समीर जल्दी उठो, समीरा को कुछ हो रहा है। समीर अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, क्या हुआ माहिरा? इतनी रात को मुझे क्यों उठा रही हो? माहिरा हकलाते हुए कहती है, वो समीरा को कुछ हो रहा है। समीर समीरा नाम सुनते ही परेशान होकर बोला,
क्या हुआ समीरा को? माहिरा कहती है। वो अपने हाथ पैर हवा में मार रही है। समीर और माहिरा समीरा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि समीरा बिल्कुल ठीक थी। वो आराम से सो रही थी। समीरा को सोता देख समीर माहिरा से कहता है, माहिरा ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। समीरा को यूं सोता देख माहिरा भी चौंक गई थी। समीर माहिरा से कहता है, माहिरा तुम सो जाओ, तुम्हें ये सब थकान के वजह से दिखा होगा। माहिरा अपनी बात पक्की करते हुए कहती है, नहीं समीर, मैंने पक्का देखा था, समीरा को कुछ हो रहा था। समीर माहिरा की चिंता करते हुए बोला, माहिरा अभी हमारे साथ जो हो रहा है वो पहले कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें ये सब दिख रहा है। मुझे तो यही लगता है। माहिरा इसके आगे कुछ न बोल सकी। वो समीर को ठीक है कहकर समीरा के बगल में सो गई। समीर भी अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, लगता है माहिरा कुछ ज्यादा ही डर गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। सुबह हो चुकी थी। माहिरा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। माहिरा को देखकर लग रहा था कि माहिरा रात को ठीक से सोई नहीं है। अली उसकी आंखें देखते हुए कहता है, माहिरा तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? लगता है कल रात को तुम सोई नहीं हो। माहिरा अली को रात को हुई घटना बताते हुए कहती है, अली सच में मैंने समीरा को उस हालत में देखा था, पर समीर मेरी बात मानने को राजी ही नहीं हुआ। अली कुछ सोचते हुए कहता है, माहिरा क्यों ना हम समीरा से ही पूछ ले कि उसे रात को कुछ हुआ था क्या? माहिरा कहती है, पर समीरा तो सो रही है। अली कहता है, तो कोई बात नहीं, जब वो उठेगी तब उससे पूछ लेंगे। उन दो लोगों की बात पूरी ही हुई थी कि समीरा उबासी लेते हुए किचन में आकर कहती है, क्या हुआ? सुबह सुबह किस बात पर बहस हो रही है? माहिरा समीरा से पूछती है, समीरा कल रात को तुम क्या कर रही थी? समीरा चौंकते हुए कहती है, मैं क्या कर रही थी? माहिरा कहती है, समीरा तुम अपने हाथ पैर हवा में मार रही थी। समीरा कहती है, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैं रात को क्या कर रही थी। माहिरा कहती है, याद करो समीरा, याद करो, कहीं तुमने नींद में कुछ देखा हो। समीरा ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं माहिरा, मैंने रात को सपने में कुछ नहीं देखा। समीरा अपने आप से बात करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी जरूरी है, मैं फिर कभी समीर भाई को ये बात बता दूंगी। इतने में समीर भी किचन में आ जाता है। समीर सबको बहस करता देख थोड़ा गुस्से में बोला, क्या हुआ यार, तुम लोग सुबह सुबह ही चालू हो गए। समीरा समीर को उनके बीच हुई बात बताते हुए कहती है, समीर भाई मुझे लगता है माहिरा को कोई धोखा हुआ है। समीर भी समीरा की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ माहिरा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी दिख रहा है। समीर टेबल पर बैठते हुए अपनी बात जारी रखता है, चलो सब नाश्ता कर लो, हमें आज ही नबीपुर जाना होगा। समीरा आश्चर्य से कहती है, नबीपुर? भाई हम नबीपुर क्यों जा रहे हैं? समीर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, समीरा तुम्हें नहीं पता हम नबीपुर क्यों जा रहे हैं? समीरा कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ याद आया आकिब, हम नबीपुर आकिब को ढूंढने जा रहे हैं, है ना भाई? समीर अपने जवाब में सर हिला देता है। माहिरा अपने मन ही मन बोली, इन्हें कैसे पता कि आकिब नबीपुर में है? क्या समीर आकिब को ढूंढने में सफल हो पाएगा? क्या आकिब समीर की मदद करेगा उसे एक इंसान को ढूंढने में? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 9, नबीपुर का तालाब। सबने नाश्ता कर लिया था। अली टेबल पर से उठते हुए कहता है, समीर हम आकिब को इतने बड़े गांव में कहाँ ढूंढेंगे? समीर थोड़ा उदास होकर कहता है, अली वो तो मुझे भी नहीं पता कि हम आकिब को कहाँ ढूंढेंगे। माहिरा थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, किसी को ढूंढने के लिए उसके आसपास भी होना जरूरी है। जब तक हम नबीपुर नहीं जाएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ रहता है? यहाँ टेबल पर बैठे बैठे कोई हमें नहीं बताएगा कि आकिब कहाँ रहता है। समीर माहिरा की ओर देखते हुए कहता है, माहिरा हम लोग जा तो रहे हैं नबीपुर, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माहिरा जवाब देती है, समीर मैं गुस्सा नहीं कर रही, बस तुम लोगों को बता रही हूँ। बहस खत्म होने के बाद वो चारों ओंटो लेकर जादुई नगरी से नबीपुर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो आकिब को कहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे। वो ओंटो वाला उनकी बात सुनते हुए कहता है, आप किस इंसान की बात कर रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? समीर कहता है, हाँ अंकल, हम एक आकिब नाम के इंसान को ढूंढ रहे हैं। वो ओंटो वाला काफी उम्रदराज था, उसे गांव के हर एक व्यक्ति की खबर थी, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब कुछ। वो ओंटो वाला सोचते हुए कहता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है
मैं तो किसी आकिब नाम के व्यक्ति को नहीं पहचानता। वो ओंटो वाला एक मोड़ पर ओंटो मोड़ते हुए कहता है। अगर वो व्यक्ति नया नया आया हो तो फिर पता नहीं। वो ओंटो वाला उन्हें गांव के तालाब के पास छोड़ते हुए कहता है, यहाँ इस तालाब से गांव शुरू होता है, आगे आप लोगों से पूछ लेना। कहते हुए ओंटो वाला अपना ओंटो चालू करके वहां से चला जाता है। समीर उस तालाब को बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, ये तालाब कितना बड़ा है। वो तालाब बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा था कि उस तालाब में एक पूरा गांव आ जाए। समीर उस तालाब को देखते हुए सम्मोहित हो गया था। माहिरा समीर को हिलाते हुए कहती है, समीर चलो, आकिब को नहीं ढूंढना क्या? समीर हाँ में सर हिलाकर गांव की ओर चलने लग जाता है। अली और समीरा आगे आगे चल रहे थे। समीर और माहिरा उनके पीछे चल रहे थे। अली गांव के एक व्यक्ति से पूछ रहा था, काका आप किसी आकिब नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वो व्यक्ति कुछ सोचकर कहता है, हाँ रहता तो था, लेकिन उसके पिता के चले जाने के बाद वो यहाँ से चला गया। समीर कहता है, तो वो अब कहाँ है? वो व्यक्ति ना में अपना सिर हिला देता है। यहाँ दूसरी ओर अली और समीरा एक दुकान पर आकिब के बारे में पूछ रहे थे। वो दुकानदार भी वही कहता है, भाई साहब उसके पिता की मौत बहुत ही बुरी हुई थी। उनका पहचानना बहुत ही मुश्किल था। तब से आकिब कहा गया, किसी को कुछ नहीं पता। कहते हुए वो आदमी थोड़ा रुक कर कहता है, हाँ एक इंसान है जो उसे अच्छे से पहचानता है। उसका नाम अब्दुल है। आगे से बाईं और एक गली है, उस गली में चले जाना, चौथे नंबर का मकान है उसका। समीर उन्हें थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। समीर उस गली में जाते हुए माहिरा से कहता है, माहिरा अब बस ये एक ही इंसान है जो हमें आकिब के बारे में कुछ बता सकता है। माहिरा अफसोस करते हुए कहती है, काश मैंने ये बात तुम लोगों को पहले ही बता दी होती, आकिब हमें पहले ही मिल जाता। समीर माहिरा से कहता है, कोई बात नहीं माहिरा, ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात करते करते दोनों अब्दुल के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। माहिरा उस घर को देखते हुए बोली, समीर ये घर तो देखो, ये घर नहीं महल है महल। अब्दुल का घर किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं था। अब्दुल के घर के ऊपर ऊंचे ऊंचे गुम्बज थे। समीर और माहिरा की नजर उस घर के दरवाजे से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो दरवाजा खंडर हो चुकी हवेली की तरह था। वो दोनों सोच ही रहे थे कि अंदर कैसे जाए। इतने में वो दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। दोनों दरवाजे को अपने आप खुलते देख दंग हो गए थे। समीर अंदर जाते हुए माहिरा से कहता है, माहिरा ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया। कहकर समीर और माहिरा दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर जाते ही माहिर अपना मुंह बड़ा करते हुए कहती है, समीर इतना बड़ा बागान, वो भी इतना सुंदर। उस बागान को देखकर समीर कहता है, ये तो जन्नत है जन्नत। वो लोग बागान को देख ही रहे थे कि एक आदमी की आवाज आती है, अंदर चले आओ, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनते ही दोनों महल में जाने लग जाते हैं। महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा जुम्मर था जो कि कांच का बना हुआ था। उस जुम्मर के नीचे ही अब्दुल बैठा हुआ था। समीर अब्दुल को देखते हुए माहिरा से चूप कर कहता है, माहिरा ये भी कोई राजा से कम नहीं लग रहा। माहिरा जवाब में कह देती है। अब्दुल अपने एटीट्यूड में उन्हें बुलाते हुए कहता है, आओ स्वागत है मेरे महल में, कहो मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। समीर अपनी बात रखते हुए कहता है, हम आकिब को ढूंढ रहे हैं। हमें आसपास के लोगों से पता चला कि आप उसे पहचानते हैं। अब्दुल कुछ सोचते हुए कहता है, आकिब, हाँ याद आया, आकिब मेरा अजीज दोस्त था। बताओ क्या पता करना है तुम्हें आकिब के बारे में। समीर कहता है, आपको पता है आकिब अभी कहाँ है? अब्दुल कहता है, आकिब कहा गया मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर कोई और बात जाननी हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। समीर कहता है, हमारा यही जानना जरूरी है कि आकिब कहाँ है। अब्दुल कहता है, वैसे तुम आकिब को क्यों ढूंढ रहे हो? समीर अपने मन ही मन कहता है, क्या करूं, इन्हें हमारे बारे में बताओ या ना बताओ। अब्दुल समीर से कहता है, क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम आबिद को क्यों ढूंढ रहे हो? समीर झूठ बोलते हुए कहता है, बस ऐसे ही, बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ, इसलिए सोचा कि मिलता जाऊं। अब्दुल समीर का झूठ पकड़ते हुए बोला, वैसे आकिब का मेरे अलावा कोई और दोस्त नहीं था, सच बोलो क्यों आकिब को ढूंढ रहे हो? समीर अपनी नजर झुकाते हुए कहता है, वो हमें दो लोगों को ढूंढना है।
कहते हुए समीर उमर चाचा वाली बात अब्दुल को बता देता है। अब्दुल हंसते हुए कहता है, क्या तुम हो वो जिसे इस लड़ाई के लिए चुना गया है। अब्दुल समीर को समझाते हुए कहता है, समीर, लगता है तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है। तुम्हारे पापा, आबिद अंकल, उमर चाचा और भी कई लोग हैं जो ये सब नहीं रोक पाए। कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी और कई लोगों के परिवार उजड़ गए, कई लोगों पर गलत इल्जाम लगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो 2 लोगों की मदद से उसके पास पहुंच जाओगे? अरे चलो, माना कि तुम उसके पास पहुंच भी गए तो भी तुम उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। तुम्हें वो बात ही नहीं है, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। समीर, तुम्हारे पापा जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं। उनकी शक्तियां मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। चलो ये सब छोड़ो, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। बताओ क्या लोगे, चाय या पानी? समीर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो बिना कुछ कहे महल से बाहर की ओर चला जाता है। माहिरा भी उसके पीछे पीछे महल के बाहर आ जाती है। महल के अंदर अब्दुल का नौकर उससे कहता है, ये आपने क्या कहा उससे? वो तो हम सबका रक्षक है और आपने उसे इतना बुरा भला कहा? क्यों मालिक, क्यों? अब्दुल कहता है, लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं। मेरे कड़वे शब्द सुनते ही कैसे आग बबूला हो गया था। और वैसे भी मैंने तो सही ही किया है उसे गुस्सा दिलाकर। उसका गुस्सा उसकी नाक पर है, जल्द वही गुस्सा उसके हाथ पर होगा। उसका गुस्सा उसकी ताकत बनेगा। मैं तो सिर्फ उसे उकसा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अपनी पावर हासिल कर ले, क्योंकि अभी तो बहुत सारी मुश्किलें आनी बाकी है। वो शैतान और गुरु की ताकत सिर्फ एक नाटक है। जो लोग अभी बाकी है उनकी ताकत इन लोगों से बहुत ऊपर है। और रही बात आकिब की, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वक्त आने पर उसे भी आना होगा। बस दुआ है कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। यहाँ समीर गुस्से से लाल होकर माहिरा के आगे आगे चल रहा था। माहिरा उसे रोकते हुए कहती है, समीर रुक जाओ, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। हम आकिब को ढूंढ लेंगे। समीर माहिरा से गुस्सा होकर कहता है, पर कैसे माहिरा? हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे पता है वो तो मुझे ही सुना रहा है। समीर नाराज होकर कहता है, क्या माहिरा मैं इतना निकम्मा हूँ? मैं मानता हूँ कि मुझे अभी कुछ पता नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं निकम्मा हूँ। माहिरा समीर को समझाते हुए कहती है, नहीं समीर, किसने कहा कि तुम निकम्मे हो? समीर कहता है, वो अब्दुल तो कह रहा था। माहिरा समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, समीर तुम अपने आप को इतना कम मत समझो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझते हो वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं। हमारे दुश्मन कौन है, कहाँ है और कितने हैं, हमें कुछ नहीं पता। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके सामने अली और समीरा आ जाते हैं। अली थकते हुए कहता है, क्या हुआ समीर, कुछ पता चला आकिब के बारे में? समीर कुछ नहीं बोलता है। माहिरा अली के सवाल का जवाब देते हुए उनके साथ जो हुआ वो बताते हुए कहती है, अब हम क्या करें अली? जिसे पता था वो तो हमें ताने मार रहा है। अली सोचते हुए कहता है, माहिरा अब तुम ही हो जिसे पता हो सकता है कि आबिद कहाँ है। माहिरा चौंकते हुए कहती है, क्या मुझे कुछ नहीं पता अली। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों लाती? सीधा ही आकिब के पास नहीं ले जाती। अली कहता है, याद करो माहिरा, अपने दिमाग पर जोर दो। क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए आकिब के बारे में। माहिरा सोचते हुए कहती है, नहीं अली, मुझे और आकिब को मिले हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं और मैं आकिब के साथ इतना नहीं मिलती थी। क्या माहिरा को कुछ याद आ पाएगा? अब समीर आकिब को कैसे ढूंढेगा? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 10, समीर का भूतकाल। माहिरा कहती है, अली मुझे कुछ नहीं पता आकिब कहाँ है, किधर है, कैसा है। समीर माहिरा को एक उम्मीद भरी नजर से देखते हुए कहता है, माहिरा अब बस तुम ही हो जो हमें कुछ बता सकती हो। माहिरा अपने दिमाग पर जोर दो, याद करो आकिब कहाँ जा सकता है। माहिरा अपना सर खुजाते हुए कहती है, नहीं समीर, कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे आकिब के बारे में जितना पता था उतना मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। समीरा उन लोगों को समझाते हुए कहती है, तुम लोग माहिरा पर इतना दबाव मत डालो। उसे याद आएगा तो वो हमें बता देगी। वैसे भी हमें यहाँ आए हुए बहुत देर हो चुकी है। चलो घर चलते हैं, घर जाकर हम सोचेंगे कि क्या करना है। सभी लोग समीरा की बात में हामी भरते हुए गांव के तालाब वाले रास्ते पर चल रहे थे। समीर फिर से उस तालाब की ओर देखता है। समीर अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, ये तालाब को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये तालाब मैंने पहले भी देखा है, पर मैं तो नब्बीपुर पहली बार आया हूँ।
फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? समीरा समीर के आगे हाथ हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, आप किस सोच में हैं? समीर नामे अपना सर हिला देता है। वो चारों तालाब के पास से एक ओंटो लेकर जादुई नगरी के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर समीरा माहिरा के साथ किचन में चली जाती है। माहिरा समीरा से कहती है, अरे समीरा, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं सबका खाना अकेले बना सकती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। तुम जाओ हॉल में, तुम्हारे भाई और अली के साथ बैठो। मैं कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। समीरा माहिरा की बात टाल न सकी। वो हॉल में चली जाती है। हॉल में अली समीर से उसी बारे में बात कर रहा था कि वो लोग अब आबिद को कहाँ ढूंढेंगे। समीर बहुत ही चिंतित था। उसके माथे पर चिंता की लकीर थी। समीरा वहाँ का माहौल भांप लेती है। समीरा उन दोनों को हंसाने की कोशिश करते हुए कहती है, अली, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कॉलेज में? अली शर्माते हुए कहता है, अरे माहिरा, तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। समीर समीरा को चुप करते हुए कहता है, समीरा, ये कैसा सवाल है? तुमने तो अली को शर्म से लाल कर दिया। इतने में माहिरा खाना लेकर आ जाती है। माहिरा सबको खाना देने लगती है। माहिरा ने खाना 2 डब्बों में निकाला हुआ था। समीर डब्बा खोलते हुए कहता है, वाह क्या खुशबू है। वैसे समीरा भी ऐसा ही खाना बनाती है। अली रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहता है, हाँ, रोटी भी मुलायम है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। समीर और अली एक ही रूम में सोने जाते हैं। समीरा अपने रूम में अकेली थी और माहिरा उसी पेंटिंग वाले रूम में थी। माहिरा के रूम में बेड के पास वो किताब रखी हुई थी जिस पर पूर्व संदेश लिखा हुआ था। उस किताब में से रोशनी निकल रही थी। माहिरा का ध्यान जब उस किताब पर पड़ता है तो वो हैरान हो जाती है। माहिरा उस किताब को उठाते हुए कहती है, ये किताब में चमक कैसी, कहकर माहिरा उस किताब को उठाने लग जाती है। माहिरा किताब खोलती है तो उसे दिखता है कि काले कपड़े में एक लड़की अपने दाहिने हाथ पर खंजर मार रही है। वो चित्र देखकर माहिरा डर गई, क्योंकि उस लड़की के हाथ में वही चाकू था जो समीर की कलाई पर था। उस किताब में बस यही चित्र था और कुछ भी नहीं। माहिरा दूसरा पन्ना पलटती है पर दूसरे पन्ने पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर माहिरा और डर गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किताब उसे कोई रास्ता दिखाएगी कि वो लड़की कौन है। माहिरा ये बात अभी सबको नहीं बता सकती थी। रात के 3 बजे सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, सिवाय समीरा के। समीरा अपने कमरे में अकेली थी। वो अपने बिस्तर में अलट पलट कर रही थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। समीरा अपने आप से बात करते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे सोने नहीं देना चाहता। समीरा पानी पीने के लिए किचन में जाती है। समीरा वाटर कूलर में से पानी निकालकर पीने लग जाती है। समीरा को वो पानी कुछ सही नहीं लगा। समीरा ग्लास में भरे हुए पानी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी में हलचल हो रही थी, जिसे उस पानी में कुछ बन रहा हो। उस ग्लास के पानी में समीरा को कुछ दिखाई देने लगता है। पानी में उसे एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में करीब 6 महीने का बच्चा था। उस बच्चे की कलाई पर समीर की तरह खंजर का निशान बना हुआ था। समीरा ये देखकर हैरान थी। उसके दिमाग में उमर चाचा की बात घूमने लग जाती है। तुम्हारी तरह उनके पास भी वो निशान है, पर वो उनके शरीर पर कहीं भी हो सकता है। समीरा उमर चाचा की बात पर ध्यान रखते हुए कहती है, उमर चाचा ने कहा था कि वो निशान उनके शरीर पर कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ग्लास में जो बच्चा है वो समीर भाई और पापा है। समीरा ये सोचते हुए रोने लग जाती है। उसे उसके पापा की याद आने लग जाती है। समीरा फुट फुट कर रो रही थी। समीरा रोते हुए उस ग्लास में देखते हुए कहती है, पर पापा समीर भाई को कहाँ ले जा रहे हैं? उस क्लास में समीर के पापा उसे उमर चाचा के पास ले जा रहे थे, क्योंकि जब समीर पैदा हुआ था तब उसकी कलाई पर कोई निशान नहीं था। उमर चाचा ने समीर के पापा को कहा था कि जब समीर की कलाई पर निशान आए तब वो समीर को उनके पास लेकर आ जाए। कुछ काम है जो निशान आने के बाद करना था। उसी काम के लिए समीर के पापा उसे उमर चाचा के पास लेकर जा रहे थे। कुछ ही देर में समीर के पापा समीर को उमर चाचा के घर लेकर आ गए थे। उमर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उमर अपनी खटिया से उठते हुए कहता है, अरे इस वक्त कौन आया? अब क्या फिर से कोई मुसीबत आ गई? उमर दरवाजा खोल देता है। उमर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उमर खुश होते हुए कहता है, अरे नबील, आओ दोस्त, इतनी रात को समीर के साथ कैसे आना हुआ? नबील समीर की कलाई दिखाते हुए कहता है, उमर भाई, समीर के हाथ पर वो निशान आ गया। उमर नबील को अंदर खटिया पर बैठा देता है
उमर समीर को नबील के हाथ से लेते हुए कहता है, नबील, अब हम वो प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जिससे आने वाले टाइम में समीर को उसका ये निशान उसकी मदद करेगा। उमर अपने झोले में से एक पाउडर निकालते हुए कहता है, नबील, समीर के सारे कपड़े हटा दो। उमर के कहने पर नबील समीर के कपड़े हटा देता है। उमर वो पाउडर अपनी हथेली पर लेकर उस पाउडर से समीर के शरीर पर लगाने लग जाता है। पाउडर लगाते हुए उमर मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ रहा था। उमर अपना काम पूरा करने के बाद समीर को कपड़े पहना देता है। उमर अपने झोले में से एक बोतल निकलते हुए नबील से कहता है, नबील, घर जाकर इसे इस पानी से नहला देना और याद रहे ये पानी तुम्हें इसी बोतल में जमा करना है। पानी जमा करके तुम्हें उस पानी को तुम्हारे सामने जो पेड़ है उसमें डालना होगा। ये सब करने के बाद ये क्रिया पूरी होगी। बात पूरी होते ही नबील समीर को लेकर उमर के घर से चला जाता है। इसके आगे समीरा को कुछ नहीं दिखता है। वो पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसमें कुछ हुआ ही ना हो। समीरा ये सब देखकर परेशान थी, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे जो दिखा है उसका क्या मतलब है। समीरा अपना सिर खुजाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये चीज गौर करने वाली थी कि समीरा अपने बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है, जिससे उसे वो ग्लास वाली कहानी ही देखनी हो। सुबह हो चुकी थी। यहाँ समीर टेबल पर बैठकर ब्रेड जैम खा रहा था। समीर ब्रेड जैम खाते हुए कहता है, अरे समीरा, अभी तक उठी नहीं? वैसे तो वो 7 बजे उठ जाती है, फिर आज उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? समीर अपनी घड़ी में टाइम देखकर समीरा की चिंता करते हुए कहता है, 8 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे जाकर देखना होगा कि समीरा अब तक क्यों नहीं उठी। समीर अपने कदम समीरा के रूम की ओर बढ़ा देता है। समीर समीरा के रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है, समीरा, तुम अभी तक सो रही हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? समीर के चिल्लाने की आवाज से समीरा की नींद खुल जाती है। समीरा अपनी आंखें मसलते हुए कहती है, क्या हुआ भाई? आप इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? समीर समीरा से कहता है, मैं चिल्ला नहीं रहा, बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। समीरा अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, क्या मेरी चिंता? भाई, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। समीरा समीर का हाथ खींचते हुए कहती है, भाई यहाँ बैठो, मुझे आपको कल रात के बारे में बताना है। समीर कहता है, हाँ तो बताओ, क्या बताना है? समीरा कल रात की बात बताते हुए कहती है, समीर भाई, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि जब आप पैदा हुए तब ये निशान आपकी कलाई पर नहीं था, बल्कि तब आया जब आप 6 महीने के हुए। और उमर चाचा ने आप पर कौन सी क्रिया की थी? समीर कहता है, समीरा, वो तो मुझे पता नहीं कि उमर चाचा ने मेरे ऊपर कौन सी क्रिया की है, वो तो खुद उमर चाचा ही बताए गए। बात पूरी होकर समीर और समीरा दोनों किचन में नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। समीर समीरा के साथ जो रात को हुआ उस पर बात करते हुए अली से बोला, अली, तुम्हें क्या लगता है आखिर समीरा को ये क्यों दिखा होगा, और वो भी पानी के ग्लास में? अली कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम लोगों ने वो पूर्व संदेश वाली किताब देखी, शायद उसमें कोई हलचल हुई हो। माहिरा किचन से आते हुए बोली, हाँ, कल रात को उस किताब में अजीब सी रोशनी थी। जब मैंने किताब का पन्ना हटाया तो उसमें काले कपड़े वाली औरत थी जो अपने हाथ पर खंजर मार रही थी। वो खंजर बिल्कुल समीर की कलाई वाला खंजर था और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो किताब बिल्कुल खाली थी। ये बात सुनकर समीर और परेशान हो गया, क्योंकि समीर को उस किताब पर पूरा भरोसा हो गया था। उस किताब का माहिरा को मिलना, फिर उनके सामने ही उस किताब पर पूर्व संदेश शब्द का आना समीर को काफी हद तक उस किताब पर भरोसा करने पर मजबूर करता है। आखिर क्या मतलब है इस कहानी का? उमर ने कौन सी क्रिया की थी समीर पर? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।